सोमवार को मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी महाराष्ट्र रोडवेज की एक बस नर्मदा नदी में गिर गई है। आपको बता दें, ये हादसा खरगोन और धार सीमा के बीच खल घाट इलाके की है, जहां पुल की रेलिंग तोड़ने के बाद बस नर्मदा नदी में गिर गई। बस में 55 यात्री सवार थे, जिनमें से 13 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। घटना की सूचना मिलते ही खरगोन और धार डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र रोडवेज की ये बस इंदौर से पुणे जा रही थी और तभी ये हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने घायलों के इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खरगोन कलेक्टर से फोन पर चर्चा कर रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं खरगोन एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि 13 शव अब तक बाहर निकाल लिए गए हैं, जबकि 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू में बचाए गए लोगों ने बताया कि पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए बस सीधे नदी में न गिरकर पत्थरों पर गिरी और उसके बाद उफनती नदी में पलट गई। हादसे में बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कुछ लोग जैसे तैसे तैर कर बाहर निकल आए हैं। वहीं गोताखोरों की मदद से मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, खरगोन के खलघाट में बस के नदी में गिरने से हुई दुर्घटना का दुखद समाचार मिला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में लिखा कि ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास अचानक ग्रेनेड विस्फोट हो गया। इसमें सेना के कप्तान और एक जूनियर कमीशन अधिकारी की मौत हो गई। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि पुंछ जिले के मेंडार सेक्टर में जब सैनिक नियंत्रण रेखा पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान एक आकस्मिक ग्रेनेड विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में कई जवानों को चोटें आई हैं। इलाज के दौरान एक अधिकारी और एक जेसीओ ने दम तोड़ दिया। पीआरओ डिफेंस जम्मू ने इसकी पुष्टि की है। इस घटना में 4 अन्य जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें, एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि विस्फोट उस समय हुआ जब सैनिक मेंडार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर गश्त कर रहे थे, जिसमें एक अधिकारी और एक जेसीओ समेत 6 सैन्यकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को एयरलिफ्ट करके तुरंत आर्मी कमांड हॉस्पिटल उधमपुर ले जाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यहां इलाज के दौरान एक अधिकारी और एक जेसीओ ने दम तोड़ दिया। शहीद होने वाले सैन्यकर्मी की पहचान कैप्टन आनंद और नायब सूबेदार भगवान सिंह के रूप में हुई है। इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, सेना के पीआरओ ने बताया कि 17 जुलाई को देर रात पुंछ के मेंडार सेक्टर में ये घटना हुई। जिस समय ये घटना हुई उस वक्त सेना के जवान ड्यूटी पर थे। उन्होंने कहा कि घायलों को तुरंत हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए उधमपुर ले जाया गया। इलाज के दौरान सेना के कप्तान आनंद और नायब सूबेदार भगवान सिंह ने दम तोड़ दिया। आज देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस बार जहां एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, तो यशवंत सिन्हा विपक्ष का चेहरा है। 21 जुलाई को मतगणना के बाद पता चल जाएगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से वोटिंग बैलेट पेपर पर जारी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। सांसदों को बैलेट पेपर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी वरीयता दर्ज करनी होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की विधानसभाओं में और संसद भवन में मतदान हो रहा है, जिसमें विधायक और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मतदान कर रहे हैं। संसद भवन में प्रथम तल पर कमरा नंबर 63 में वोटिंग हो रही है। सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला। वहीं इसके अलावा संसद में आज से मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मानसून सत्र बेहद अहम है, क्योंकि इसी सत्र में देश को नए राष्ट्रपति का मार्गदर्शन मिलेगा। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है
और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में लखनऊ में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य विधायकों ने वोट डाला। इसके अलावा राज्यों में भी मुख्यमंत्रियों ने विधानसभाओं में पहुंचकर राष्ट्रपति प्रत्याशी के लिए वोट किया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इसी बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में अपना वोट डाला। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने चेन्नई की विधानसभा में अपना वोट डाला। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में विधानसभा पहुंचकर मतदान किया। शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष के बाद अपना वोट डाला। बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को अब तक 27 दलों को समर्थन हासिल है। उनके समर्थन में वे गैर एनडीए दल भी आ गए हैं, जिन्हें यशवंत सिन्हा का समर्थक माना जाता था। सपा के सहयोगी दल सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के अलावा बीजेपी, निषाद पार्टी और अपना दल एस, बीएसपी और राजा भैया की पार्टी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं। शिवपाल यादव भी मुर्मू के पक्ष में वोट करेंगे। इसके अलावा एनडीए उम्मीदवार को जेडीयू, एलजेपी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अठावले, एनपीपी, एनपीएफ, एमएनएफ, एनडीपीपी, एसकेएम, एजीपी, पीएमके, एआईएनआर कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, एआईएडीएमके, आईपीएफटी, यूपीपीएल, बीजेडी, वाईआरएस कांग्रेस, टीडीपी, जनता दल एस, शिरोमणि अकाली दल, जेएमएम, यूडीपी और शिवसेना का समर्थन मिल गया है। उनके समर्थन में जिस तरह से विपक्षी दल खड़े हुए हैं, उसे देखते हुए 6,65,000 मूल्य से ज्यादा के वोट मिलने की संभावना है। वहीं विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा समर्थन के मामले में काफी पीछे हैं। विपक्षी कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को अब तक कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, सपा, सीपीआईएम, आरएलडी, आरजेडी, आरएसपी, टीआरएस, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाकपा, केरल कांग्रेस एम जैसे दलों का समर्थन हासिल है। विपक्ष के प्रत्याशी के पास अभी तक 3,89,000 मूल्य के वोट हैं। वोटिंग के बीच मीडिया से बात करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ राष्ट्रपति पद के लिए नहीं, केंद्रीय एजेंसियों की दुरुपयोग की भी है, जिसकी बदौलत सरकार विपक्षियों की सरकारें गिरा रही है। लोकतंत्र बचाने के लिए सांसदों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और उसी आधार पर वोट करना चाहिए। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस मतदान में कुल 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव में राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी लगभग तय मानी जा रही है। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। वहीं महज 14 दलों का समर्थन मिलने के साथ सिन्हा को करीब 3.62 लाख वोट ही मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस बीच राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर मतदान करने पहुंचे। कुछ लोगों का सहारा लेकर उन्होंने मतपेटी में अपना वोट डाला। मनमोहन सिंह बीते अप्रैल माह में ही कोविड से पूरी तरह ठीक होने के बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। हॉस्पिटल से निकलते वक्त भी उन्हें व्हीलचेयर पर ही देखा गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद परिसर में वोट डाला। उनके बाद मंत्री तथा सांसद भी मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। एक एक कर राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत सांसद मंत्रियों ने भी वोट डाले हैं। बता दें कि संसद परिसर में एक पोलिंग बूथ स्थापित किया गया है, जहां सभी सांसद वोट डालेंगे। इस चुनाव के लिए राज्यसभा महासचिव रिटर्निंग अधिकारी है। फिलहाल देश के अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। 21 जुलाई को चुनाव की घोषणा की जाएगी और इसी के साथ देश के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा। एक तरफ एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव नजदीक आने के बाद सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार का समर्थन करती है। राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों तथा सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। संसद तथा विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषदों के सदस्य इस चुनाव में वोट देने के अधिकारी नहीं होते। कुल 776 संसद सदस्य तथा 4033 विधायक ही राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के अधिकारी होते हैं।
संसद का मॉनसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है, जो 12 अगस्त तक जारी रहेगा। सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें होंगी। साल 2019 चीन से फैला कोरोना वायरस देश के कोने कोने और हर घर में अपना कहर बरपा चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत में कोरोना के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक आंकड़ों में कमी आई है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,935 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कल के आंकड़ों के मुकाबले कम हैं। नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,37,67,534 हो गई है। लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो चिंता की बात है। इस दौरान 51 लोगों की कोरोना महामारी के चलते मौत हुई है। वहीं देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,25,760 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक्टिव केस की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि देश भर से रोजाना संक्रमण के बड़ी संख्या में मामले दर्ज हो रहे हैं। देश में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1,44,264 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.33% है। पिछले 24 घंटे में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 815 की बढ़ोतरी हुई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.47% है। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या रोजाना सामने आ रहे मामलों के मुकाबले कम बनी हुई है, जो चिंता की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन 16,069 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। जब से कोरोना ने देश में दस्तक दी है, तब से लेकर अब तक कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4,30,97,510 हो गई है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट में भी बढ़त देखने को मिली है। अब ये रेट 6.48% पर जा पहुंचा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। भारत ने कोरोना टीकाकरण के मामले में 2 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कोविड के तहत अब तक कुल 200 करोड़ 4,61,095 टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 4,46,671 लोगों को टीके लगाए गए हैं। उन टॉप 5 राज्यों की बात करें जहां से कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, उनमें महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल हैं। पश्चिम बंगाल से पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,659 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद तमिलनाडु 2,316 नए मामले के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बाद केरल से कोरोना के 2,604 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान केरल में 29 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इसके बाद महाराष्ट्र से 2,186 और कर्नाटक से 944 मामले दर्ज किए गए हैं। भले ही आज देश में कोरोना के नए मामले कम हुए हों, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हर नागरिक को कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर कोरोना को हराने में सरकार की मदद करनी होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।